सो हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी? आई थिंक दैट यू आर वेरी वेल एंड वेरी गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस आते हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस आते हैं। गॉट इट? आज हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो कैसे एग्जाम में पूछता है और कैसे एग्जाम में गलत करके आते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहा टू पॉइंट है, चार्ज प्लस क्यू and minus 2q are separated by distance. The electric field at point on the line joining them where net field is 0 lies. यानी कि जो दो बिंदु आवेश है, जिसका q प्लस q माइनस q के बीच की दूरी d है, उसके बीच, यानी कि देखो यहाँ पे ये आपको प्लस q दिया है और यहाँ से माइनस 2q दिया है, इसके बीच की जो दूरी दे रखी है वो तुमको d दे रखा है। अब बता रहा है कि कुल क्षेत्र विद्युत जो जहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ पे शून्य होगा। अब देखो तुमको दिया है बिटवीन द चार्ज, यानी कि चार्ज के बीच में, या एक साइड यानी कि जो q प्लस का साइड है उधर दिया गया है, या वन ऑफ द साइड माइनस 2q यानी कि यहाँ पर दिया गया है, और एट इनफिनिटी यानी कि यहाँ पर जो अनंत बिंदु है वहां पे दिया गया है। देखो क्वेश्चन इंग्लिश, वो सॉरी, ऑप्शंस आपको इंग्लिश में दिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हर एक ऑप्शंस को हिंदी में बता रहा हूँ अपने मुंह से, प्लीज उनको ध्यान देना। और हमारे हिसाब से हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, दैट इज द लैंग्वेज, और आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई आई थिंक दैट आपको तैयारी तो नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहिए। गॉट इट? देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से और उसको समझो। देखो यहाँ पे दो चार्ज तुमको दिख रहे हैं, वो क्या दिख रहे हैं? दो चार्ज जो तुमको दिख रहे हैं, दैट इज द अपोजिट चार्ज। जब ये अपोजिट चार्ज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अपोजिट चार्ज है। कौन से? अपोजिट चार्ज। जब अपोजिट चार्ज होता है तो इसमें अपोजिट चार्ज के जो केस में जो नल पॉइंट होता है, नल पॉइंट समझते हो? अगर आपकी क्लास में जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बताया गया होगा कि जो नल पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा स्मॉलर चार्ज के साइड होता है, स्मॉलर चार्ज के साइड होता है। और यहाँ पे जो तुमको ये क्यू प्लस दिख रहा है, ये छोटा है। ये जब छोटा है, जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज के केस में जो हमेशा नल पॉइंट होता है वो स्मॉलर चार्ज के साइड होता है। लेकिन यहाँ पे जो तुमको ये क्यू प्लस दिख रहा है, ये क्यू प्लस छोटा है। जब ये छोटा है तो इसी की तरफ होगा, ऑन द साइड प्लस क्यू। गॉट इट? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, ऑन द साइड प्लस 2q, ऑन द साइड प्लस 2q। समझ में आया? आई थिंक दैट आप समझ गए होंगे। बिटवीन द चार्ज के बीच में नहीं होगा, यहाँ पे देखो चार्ज के बीच में कहाँ होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। चार्ज के बीच में जो दूरी दे रखा है, ऑन द साइड 2q, ये तो बहुत, अब माइनस का चीज मतलब क्या होगा, वो बड़ी चीज होगी। बड़ी चीज की ओर नहीं होगा, एट इनफिनिटी पर तो कभी नहीं होगा। जब हम इनफिनिटी की बात करते हैं तो अलग केस में बात करते हैं। गॉट इट? समझ गए? एंड अगला क्वेश्चन देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ऐसा फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा। अब देखो, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस द इनसाइड द सरफेस, यानी कि किसी बिंदु के पृष्ठ बिंदु पर जो विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो पृष्ठ के अंदर क्या होगा? नो चार्ज एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। बताने आपको इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट, यानी कि या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, या ओनली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट, या सिर्फ और सिर्फ धनात्मक चार्ज ही एग्जिस्ट करेगा। आपको बताना, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चंस को और सॉल्व करो। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है और जरा ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यानी कि जब जब कोई बंद पृष्ठ होता है, यानी कि अब देखो ये जब बंद पृष्ठ हो गया, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या होगा? अगर हम अकॉर्डिंग टू गॉस के नियम से देखें, तो जो नेट फोर्स होता है, नेट इनक्लोज्ड होता है, नेट इनक्लोज समझते हो? इनक्लोज चार्ज होता है वो जीरो हो सकता है। कितना? जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो। लेकिन इवन अगर हम चार्ज अंदर प्रेजेंट कर दें, यानी कि जो बंद पृष्ठ है, इसमें अगर हम चार्ज अंदर प्रेजेंट कर दें, तो इक्वल चार्ज माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। क्यों? क्योंकि यार चार्ज क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बता रहा सरफेस में, अब इन द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आएंगी तो वो सेपरेट कर देंगे चार्ज को। गॉट इट? राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, तो नेट इनक्लोज जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, जीरो हो सकता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज के अंदर देखें तो पॉजिटिव चार्ज भी सेपरेट हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। गॉट इट? पॉजिटिव के पास भी अपना नेगेटिव होता है, नेगेटिव के पास अपना पॉजिटिव होता है। ये बात सही है कि गलत, ये आपको बताना है, क्योंकि मैं तो इतना नहीं जानता, आपकी उतनी फिजिक्स में कहाँ जानता हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू 4 इक्वल चार्ज प्लस क्यू
प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर इज, यानी कि वर्ग के चारों ओर कोने पर अगर Q प्लस है, आवेश रखने पर बिंदु का क्षेत्र कैसा होगा? 0 होगा, एलॉन डायगोनल होगा, यानी कि विकर्ण के साथ में होगा, या परपेंडिकुलर एट प्लेन होगा, या डिपेंड साइड लेंथ होगा, यानी कि उसकी जो साइड की जो लेंथ है उस पर केवल डिपेंड करेगा। ये आपको बताना है। देखो सुबह के 5 बज रहे हैं और मतलब मैं सोया नहीं हूँ, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज मैं अब कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 0 होगा। ये क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं भाई, स्क्वायर के सेंटर पर जो सिमिट्री होता है, सिमिट्री की वजह से जो सभी चार्ज होते हैं, यानी जो सभी चार्ज फील्ड में, सभी चार्ज के जो फील्ड होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जब वो कैंसिल हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो 0 होगा। फील्ड एट अ सेंटर स्क्वायर ड्यू टू 4 इक्वल चार्ज दिए गए हैं, Q प्लस दिया गया और प्लेस एट अ कॉर्नर, और कॉर्नर पर रख दिया गया वर्ग के चारों ओर, तो क्या हो जाएंगे? वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ये सब नहीं होगा। विकर्ण का मतलब क्या? अब विकर्ण यहाँ पे बनता है, ये विकर्ण थोड़ी ना होगा। परपेंडिकुलर प्लेन, अब प्लेन के परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता। डिपेंड्स ऑन द साइड ओनली, साइड के भी यहाँ पे डिपेंड भी नहीं कर सकता ना। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface of a sphere, electric field inside the surface sphere is, यानी कि एक गोले की सतह है जो समान रूप से आवेशित वितरित है, गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखिए, अब इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। गोले की सतह पर समान रूप से आवेशित वितरित है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा। अब कितना होगा विद्युत क्षेत्र? देखो मैं आपको बताता हूँ। विद्युत क्षेत्र जो होगा गोले के सतह पर समान रूप से जो वितरित होता है, गोले के विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो आपको बताना है। अब समान रूप का क्या मतलब होगा? जब यूनिफॉर्मली हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म जो चार्ज होता है, चार्ज पर जो स्फेरिकल स्फेरिकल जो सेल होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कितना होता है? हर जगह 0 होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसका राइट आंसर बी हो गया। कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम गॉस का नियम पढ़ते हैं तो गॉस का नियम क्या करता है, गॉस का नियम क्या कहता है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अब जो नंबर 5 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए गलत होता है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखते हैं उनका जो अटेंशन है ना माइंड का, वो बहुत कम है। वाई? बिकॉज मतलब मैं अपना एवीडी चेक करता हूँ ना तो बहुत कम है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि उनके अंदर अटेंशन ही नहीं दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो लेक्चर पर लेक्चर देखे जा रहे हैं, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज नहीं करेंगे। आखिरी टाइम पे वही लोग अपने हाथ अपने सिलेक्शन को रोक देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए गलत है? क्या वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, या आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर डेंसिटी रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो डेंसिटी होती है रिप्रेजेंट करता है उनकी फील्ड स्ट्रेंथ पे। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा वो? दे इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो अगर फील्ड की हम बात करेंगे, क्या फील्ड की जो लाइंस होती हैं, इंटरसेक्ट करें, अगर इंटरसेक्ट करें तो एक पॉइंट की फील्ड पर जो फील्ड पर जो टू डायरेक्शन बनती है, क्या टू डायरेक्शन हो जाएंगे। अब देखो एक पॉइंट का फील्ड है तो उस पर कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? टू डायरेक्शन हो जाएंगी। जब वो टू डायरेक्शन हो जाएंगी तो क्या होगा? वो इम्पॉसिबल होगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। देखो जब भी हम क्या करते हैं, अगर जो फील्ड की लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट का इंटरसेक्ट करें तो एक पॉइंट का पर जो फील्ड होता है वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है? ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए वो क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। गॉट इट? इसका राइट आंसर सी होगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो सकता, एंड डेंसिटी चार्ज भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन सीट ऑफ द चार्ज डिपेंड्स ऑन, अनंत समतल पर आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। कितना निर्भर करता है? डिस्टेंस फ्रॉम सीट, या उसकी जो सीट होती है उसकी डिस्टेंस पर करता है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेशित जो आवेशित सतह जो आवेशित सतह घनत्व है, जो सॉरी आवेशित सतह घनत्व क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में यही बोलते होंगे शायद। और थिकनेस ऑफ द सीट, यानी कि जो सीट की जो थिकनेस होती है वो शेप ऑफ द सीट। देखो जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं
हमेशा हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम किया था। पता है मेरी इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग हुई थी? मैं आपको बताता हूँ। मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुई थी जब मैं पहले तो मैं पढ़ाने जाया करता था। मैंने 12th पास किया तो मैं 12th के साथ बहुत सारी ट्यूशन पढ़ाता था। उसके साथ मैं स्कूल में पढ़ाने गया, तो स्कूल में क्या बोले कि भाई आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। उस समय हमको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया यार, मैंने इंग्लिश का कैसे भी जुगाड़ लगाया, तो मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 4 महीने में इंग्लिश बोलना स्टार्ट की थी। और मतलब इतनी फ्लुएंसी नहीं थी, लेकिन हाँ, बहुत इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि यार लोगों को समझ में आएगा। लोग समझ सकते हैं और लोग जवाब भी दे सकते हैं, मैं उनसे इंटरैक्ट कर सकता हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ क्वेश्चंस का आंसर दो। खैर ये तो मैं बातें आपको बताता रहूँगा। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाई? क्योंकि देखो इन्फिनाइट की मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखो जो इन्फिनाइट प्लेन शीट है, उसके चार्ज की मैं बात करूँगा, शीट के लिए चार्ज की बात करूँगा, तो E इक्वल टू क्या हो गया? 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए? किस पे डिपेंड नहीं करता? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो गया? वो बी हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? वो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A point charge is placed inside a hollow conducting sphere. The electric field inside the conductor is. अब देखो खोखली चालक के गोले के अंदर एक अगर बिंदु आवेश रखा गया है, तो चालक के अंदर का क्षेत्र कितना होगा, ये आपको बताना है। जब भी हम खोखले चालक के गोले के अंदर एक बिंदु आवेशित रख दिया जाता है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो इसका राइट आंसर 0 होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। नॉन जीरो कभी नहीं होगा, मैक्सिमम तो कभी नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन पोजीशंस कभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर 0 होगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के जो मटेरियल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इफ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट विल। अब यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, विद्युत फ्लक्स कितना होगा? पहले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्युत त्रिज्या जो है उसको दोगुनी कर दिया जाए। तो देखो विद्युत त्रिज्या हम दोगुनी करेंगे तो कुछ नहीं, इसका राइट आंसर बहुत अच्छा रहेगा। वो क्या? इसका राइट आंसर है रिमेन सेम। लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो जो क्यू है, जो क्यू यानी कि चार्ज जो है इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड की बात करेंगे, इनक्लोज्ड, तो ई इनक्लोज्ड बाई इफ साइलेंट नॉट। बहुत इजी, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पे हमें बात करूँ, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करेंगे, तो अगर हम क्यू इनक्लोज की बात करेंगे, क्या इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जो रेडियस होता है, रेडियस चेंज करने से फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर रिमेन सेम, यानी कि सेम ही रहेगा। गॉट इट? यानी कि जब भी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा होगा, ये है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जब रेडियस हम चेंज करेंगे, तो कोई फ्लक्स पे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। आर यू राइट गाइस? एंड प्लीज इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपने ये सारी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी है ध्यान से भी, तो प्लीज एक बार रिवाइज करके आइए, आपको बहुत ही समझ में आएगा। गॉट इट? अगर ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं चाहता तो इसमें एनसीईआरटी और घुसा सकता था, लेकिन नहीं। वाई? बिकॉज आई नो कि अगर मैं थोड़ा भी लेवल अप करूंगा, दैट यू विल फील कि सर तो बहुत ऊपर उठ रहे हैं। नो, गॉट इट? इसका राइट आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसआई यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन पर कूलाम किसका होता है? सेंटीमीटर पर स्क्वायर किसका होता है? जूल पर कूलाम किसका होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत इजीली मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने जो फ्लक्स पढ़ रखा है, तो क्या होता है? ये फार्मूला होता है फ्लक्स का। लेकिन अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देखो यूनिट में कैसे, इलेक्ट्रिक जो इसका है, ये किसका है? इलेक्ट्रिक, ये क्या है? इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम एंड मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। समझ गए? इसका राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। टू आइडेंटिकल चार्ज दिए गए, रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, नेवर न्यू फोर्स विल बी। यानी कि दो समान है एफ बल पे,
प्रतिकर्षित करते हैं, दूरी आधा करने पर नया बल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो नया बल कितना होगा, 4F होगा, क्योंकि अगर हम कूलॉम का नियम देखेंगे, किसका, कूलॉम का नियम देखेंगे, सॉरी कूलॉम का नियम देखेंगे, अगर हम कूलॉम का नियम देखेंगे तो कितना होगा, F इज इक्वल टू ये होता है 1/r²। अब देखो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस हाफ करेंगे, कितना, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। समझ में आया, यानी कि दो आवेश थे, उस पर F बल पे प्रतिकर्षित थे, दूरी आधा करने पर बल क्या होगा। अब दूरी आधा करने का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड, यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की परिभाषा क्या है, फोर्स ऑन एनी चार्ज, क्या जो बल होता है किसी चार्ज पे होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर टेस्ट चार्ज, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि जो एनर्जी पर यूनिट का चार्ज क्या मतलब हो गया, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डिफिनेशन है एक पॉइंट के लिए, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफिनेशन ही नहीं, तुमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो बी होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ चार्ज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि किसी आवेश पर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र की रेखाओं वाली संख्या के समानुपाती होता है मास ऑफ चार्ज की, यानी कि जो द्रव्यमान का चार्ज होता है उस पर, ये साइज ऑफ चार्ज के, यानी कि जो चार्ज होता है उसके साइज पे, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, या डिस्टेंस के। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड जो आपको ऑप्शंस में वर्ड दिख रहे हैं इंग्लिश में, बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, आपने सुने भी होंगे अपने टीचर के मुंह से, लेकिन आपको तो चाहिए सिर्फ हिंदी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हिंदी में बताओ, भैया इंग्लिश में बताओ। भाई मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। अगर आप हिंदी इंग्लिश करते रह जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें छूट ही जाएंगी। अगर मैं भी करता ना तो मैं भी नहीं कर पाता। सीधा सवाल, मेरे टीचर जो पढ़ाते थे अजय सर, उनका सीधा कहना है कि ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, नॉट अ हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश एक अलग प्रकार की लैंग्वेज है। गॉट इट, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मतलब क्या ही मैं बता सकता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ चार्ज प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो जब भी हम ज्यादा चार्ज की बात करेंगे, क्या, जब भी हम ज्यादा चार्ज की बात करेंगे, जब भी हम ज्यादा चार्ज की बात करेंगे तो ज्यादा लाइंस होंगी, सिंपल है। जब ज्यादा चार्ज तो ज्यादा लाइंस होंगी, ज्यादा लाइंस कौन सी, फील्ड वाली लाइंस, ज्यादा कौन सी लाइन, फील्ड वाली लाइन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। वाई, क्योंकि जब आवेशित निकलने वाले क्षेत्र की रेखाओं में किसके समानुपाती होता है, यही आपसे पूछ रखा तो मैंने सीधा आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी ज्यादा चार्ज होगा तब भी ज्यादा लाइन फील्ड होगी। गॉट इट, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मैक्सिमम, यानी कि विद्युत क्षेत्र अधिकतम कहां पे होगा, नियर पॉइंट, यानी कि जो आप पॉइंट चार्ज के पास में होगा, एट इनफिनिटी अनंत पर होगा, या मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल चार्ज पे होगा, या इनसाइड कंडक्टर पे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, इसको बताओ। ठीक है, इसको बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए होगा। लेकिन क्यों होगा मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे जब हम ई की बात करेंगे तो 1/r² आपने पढ़ा है। जब भी हम आर को कम करेंगे, किसको, आर यानी कि रेडियस को कम करेंगे, तो ई क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बताया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान दो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है, ये पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे ने मेरी बताई हुई बातें सुनी होगी, यानी कि जो मैंने फिजिक्स में बताया है, जो नीट की नींव है, उसको एक बार अगर देखा होगा, तो मैं इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि यार उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, वो सारे क्वेश्चंस को समझ चुका होगा। गॉट इट, इसका राइट आंसर ये होगा। इन्फिनिटी पे कभी नहीं होगा, मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल चार्ज पे कभी नहीं होगा, इनसाइड कंडक्टर पे भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो कि बहुत इजी है। इफ नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, यदि बंद पृष्ठ पर कुल आवेश ऋणात्मक हो तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स जीरो होगा, कितना होगा वो आपको बताना है। तो फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। वाई, क्योंकि आपको पता है जो फ्लक्स का साइन होता है, फ्लक्स का जो साइन होता है वो इनक्लोज चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है, साइन के डिपेंड करता है। अब ये सारी चीजें भाई एनसीईआरटी की हैं, आपके नोट्स की हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, विद्युत ध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र। यार थोड़ी मेरी हिंदी ना बहुत वीक है, मतलब इतना जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आंसर देखो इसका क्या होगा, वो होगा जीरो। लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पे अगर हम डाइपोल के सेंटर की बात करेंगे, किसके, डाइपोल के सेंटर की बात करेंगे, डाइपोल के सेंटर पर प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है,
माइनस क्यों होता है, लेकिन अगर फील्ड की बात करेंगे, किसकी, अगर फील्ड की बात करेंगे, फील्ड क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। समझ गए, कैंसिल हो जाते हैं। समझ गए, इसका राइट आंसर ए हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विच क्वांटिटी इज अ स्केलर, यानी ऐसी कौन सी क्वांटिटी वो स्केलर है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी स्केलर होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, किस कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा है ना, स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। क्वांटिटी ना तीन प्रकार की होती है, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक टेंसर। टेंसर कौन सी होती है पता है आपको, प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में अगर किसी बच्चे को पता है टेंसर क्या होता है। ठीक है, टेंसर क्या होता है, ठीक है, चलो बताओ। अब बाकी जो बची हुई हैं बी और डी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताना, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, मैं देखूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, विद्युत जो स्थिर विद्युत अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है ये आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, चलो बताओ कितना होता है, ये आप बताना है आपको, कितना होता है भाई, ये आपको बताना है, कितना होता है ये आपको बताना है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो कितना होता है, वो होता है 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के अंदर फील्ड कैसी होती है, कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर की फील्ड कैसी होती है, वो 0 होती है। इसका राइट आंसर ए हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इफ अ चार्ज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू इज द क्यूब ऑफ, यानी कि ये फाई दिया गया है, फ्लक्स थ्रू वन फेस। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देख लो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास इसमें डायरेक्शन नहीं होता, आपने पढ़ा होगा, है ना। चलो कोई ना, बेसिक चीज थी वो मैं आपको बताया। चलो बताओ 23 नंबर का राइट आंसर क्या, बताओ। अब देखो यहाँ पे यदि घन के केंद्र पर आवेश रखा जाए तो कुल फ्लक्स फाई है, तो फ्लक्स से फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स से फ्लक्स होगा, कितना होगा बताओ। अब फ्लक्स है, अब घन की क्या मतलब, घन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, 6 साइड होती है, यानी कि फ्लक्स जो 5/6 हो गया फ्लक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्यूब्स होती हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, कितने, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। लेकिन अगर सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री से जो फ्लक्स होता है, क्या जो फ्लक्स होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। लेकिन अगर उसकी हम सिमेट्री की बात करेंगे, क्या उसकी, अगर हम सिमेट्री से अगर हम फ्लक्स की क्वांटिटी निकालेंगे, फ्लक्स की क्वांटिटी निकालेंगे, तो जो इक्वली होगा वो क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब इसका राइट आंसर 5/6 होगा, 5/6 होगा, इसका राइट आंसर डी हो गया। समझ गए, क्योंकि क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 पे। अब देखो यहाँ पे कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अब तुमको यहाँ पे अगर दिख गया कि अब देखो यदि घन के केंद्र पर आवेश रखा जाए तो कुल फ्लक्स कितना, अब यहाँ पे क्या बच्चे करेंगे, वो फ्लक्स का फार्मूला यूज करते जाएंगे, मतलब कितने फार्मूले लगा देंगे। अब वो पता नहीं कितना आंसर निकालेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बहुत सारी गलती तो यही करते बच्चे। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, गॉट इट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जो कि बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिक्रीज विद द डिस्टेंस, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ क्या होता है, वो घटता है। लेकिन कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा E=KQ/R², कि किसके लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो गया। समझ गए गॉट इट कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए इसका राइट आंसर क्या, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने ऊपर बहुत बार बताया भाई, मेरे ऊपर बहुत बार बताया। समझ गए, इसका राइट आंसर सी था। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच क्वांटिटी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है, मैग्नीट्यूड के बदलने पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज साइन के, या फोर्स डायरेक्शन के, या डिस्टेंस के, किसके, बताओ जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको बताना है। तो वो होता है फोर्स डायरेक्शन के। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वही होती है, कौन सी डायरेक्शन, वही होती है जहां या जिसमें पॉजिटिव चार्ज, क्या, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई होता है, यानी फोर्स लगता है, तब तो फोर्स की डायरेक्शन बता पाएगा। गॉट इट, इसका राइट आंसर सी हो गया। मैग्नीट्यूड पे कभी नहीं डिपेंड करेगा, इसलिए गलत हो जाएगा, टेस्ट चार्ज पे भी नहीं करेगा, और डिस्टेंस पे तो कभी नहीं करेगा, इसका राइट आंसर सी हो गया। समझ आया सबको। 26 नंबर का राइट आंसर बताओ, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 एट अ पॉइंट, द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है तो विभव कितना होगा। अब कोई बिंदु दे रखा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो कितना दे रखा, 0 दे रखा।
अब विभव बताना यानी कि पोटेंशियल आपको बताना कितना होगा, बताओ भाई। वो होगा नॉट नेसेसरीली जीरो, जीरो होगा कि देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो जीरो हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब जो जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, वो यानी मतलब ये हो गया इनसाइड, इनसाइड चार्ज सेल, इनसाइड चार्ज सेल, समझ गए, इनसाइड चार्ज सेल। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, समझने वाली बात थी यहाँ पे, समझने वाली बात थी यहाँ पे, और समझ गए होंगे आप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो की बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट अ पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, लेकिन कैसे, जब पोटेंशियल क्या हो, नॉन जीरो हो, लेकिन कहां पे, इनसाइड चार्ज द सेल। गॉट इट, समझ में आया। 27 नंबर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके सामने दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस बिकॉज, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती कभी नहीं काटती, क्यों, क्योंकि अगर वहां पे फील्ड इज वेक्टर होगा या फोर्स इज यूनि डायरेक्शन में लगेगा या चार्ज स्केलर है या फिर वो जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको बताना, वो आपको बताना है। तो जो फोर्स होगा हैज अ यूनिक डायरेक्शन, जो फोर्स है, जो फोर्स है वो कहां पे लगेगा, वो यूनिक डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊं। देखो जो एक ही पॉइंट की अगर बात करेंगे, एक ही पॉइंट पर जो फेस होता है, एक ही पॉइंट पर जो फोर्स होता है, फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है। समझ नहीं आया, फिर से बताता हूं। एक ही पॉइंट पर जो फोर्स की क्या होगी, फोर्स की सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वो डायरेक्शन हो सकती है, तो वो डायरेक्शन हो सकती है, क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन हो सकती है, वो सिर्फ डायरेक्शन हो सकती है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर बी था, इसका राइट आंसर बी था, क्योंकि आपको बताइए जो एक ही पॉइंट पर फोर्स की सिर्फ क्या हो सकती है, वो डायरेक्शन हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस बिकॉज, क्यों, क्योंकि आपको उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, वो डायरेक्शन सिर्फ फोर्स की हो सकती है। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वर्क डन इज मूविंग चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, इनफिनिट होगा, कितना होगा वो आपको बताओ। ये होगा जीरो, क्योंकि आपको पता है जो इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो वहां पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी जीरो होगा। इसका राइट आंसर सी हो गया। इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम कभी नहीं होगा, दैट इज द राइट आंसर फॉर सी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज एट इट्स सेंटर इज, आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा बताओ, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट, डिपेंड्स ऑन रेडियस, कितना होगा बताओ भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके सामने दिख रहा होगा। एक ही क्वेश्चन शायद बचा हुआ, कर लो खत्म फिर। गॉट इट, चलो बताओ। इसका राइट आंसर जीरो होगा। वाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो चार्ज होता है, जो चार्ज, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, चार्ज रिंग के सेंटर पर सिमेट्री, क्या सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो जीरो होता है। समझ के, इसका राइट आंसर बी हो गया। मिनिमम मैक्सिमम कभी नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन रेडियस कभी नहीं होगा। समझ के। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। गॉस लॉ इज अ मोस्ट यूजफुल फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में सबसे उपयोगी है जब आवेश क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि वितरण किया जा रहा हो, बटा हो। तो बताओ, रैंडम हो सकता है, असिमेट्रिक हो सकता है, असमिति हो सकता है, या हाई सिमेट्रिकल हो सकता है, या डिस्क्रिएशन हो सकता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हाईली सिमेट्रिक हो सकता है। वाई, क्योंकि आपको पता है जो गॉस लॉ होता है, वो गॉस लॉ तब सबसे इफेक्टिव होता है, तब सबसे इफेक्टिव होता है जब क्या हो, जब सिमेट्री कैसी हो, जब सिमेट्री हो, लेकिन कैसी हो, वो हो स्फेरिकल। यहां पे देखो मैं 2 दिन आपको बता रहा हूं, वो हो स्फेरिकल, जब वो सिलेंड्रिकल और प्लेन, वो प्लेन हो, तब जाके वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इफेक्टिव होता है। इसीलिए हाईली सिमेट्री की बात करेंगे। इसका राइट आंसर सी हो गया। बेशक ये सब कभी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा। समझ गए। यही थे 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चन मैंने सारे किए, और 30 क्वेश्चन से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से मैंने पूरी एनसीईआरटी रिवाइज की। हर एक क्वेश्चन आपकी, हर एक पेज, जितने भी पेज हैं उनसे क्वेश्चन मिलेगा। एंड आई रिक्वेस्ट, जब भी इस वीडियो को देखें
तो आप रिवीजन करके आया करें और शॉर्ट नोट साथ रखा करें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस। और अगर ये क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना।